एक एथिक्स यानी नीति शास्त्र के प्रोफेसर के नजरिए से आइए आज एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं। हम एक ऐसे इंसान के ऐतिहासिक और नैतिक जीवन को खंगालने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया के ज्ञात हिस्से पर राज किया, लेकिन अपने लिए चुना एक बेहद सख्त और नैतिक अनुशासन वाला जीवन। जरा सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सब कुछ था, असीमित ताकत थी, फिर भी जिसने खुद पर नियंत्रण रखने को ही अपनी सबसे बड़ी दौलत माना। ये अपने आप में कितना बड़ा विरोधाभास है ना? इस पूरे वैचारिक सफर में हम कुछ मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। हम सुकरात के दर्शन के बचे हुए टुकड़ों से अपनी बात शुरू करेंगे, फिर सत्ता के विरोधाभास और एक सम्राट व गुलाम की तुलना करेंगे। उसके बाद नियंत्रण के विभाजन और नेतृत्व के अकेलेपन जैसी व्यवहारिक बातों से होते हुए अंत में मानव अस्तित्व के एक बहुत ही गहरे स्तोइक दाम तक पहुंचेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस दौर की जब सुकरात का दर्शन बिखरने लगा था। नीति शास्त्र के इतिहास में स्टोइसिज्म की जड़ों को अगर वाकई समझना है तो हमें उस बौद्धिक परिदृश्य को देखना होगा। पेलोपोनेशियन युद्ध के बाद विचारधाराएं पूरी तरह से कई हिस्सों में बंट चुकी थी। अब इस नैतिक परिदृश्य को समझना बहुत जरूरी है। उस वक्त मुख्य रूप से दो अलग-अलग धाराएं थीं। एक तरफ था एपिक्यूरियनवाद, जिनका सीधा सा फंडा था कि जीवन में आनंद ही एकमात्र अच्छाई है और किसी भी तरह के दर्द या तकलीफ से बचना ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। और दूसरी तरफ था वो थका देने वाला सुकराती संदेहवाद, जो मानता था कि पूर्ण ज्ञान पाना तो असंभव है, मतलब किसी को नहीं पता कि सही रास्ता आखिर है कौन सा। स्टोइक मार्ग इन दोनों ही विचारधाराओं के बिल्कुल उलट खड़ा हुआ। और यहीं एंट्री होती है स्टोइसिज्म की। नीति शास्त्र के इस अध्ययन में स्टोइसिज्म एक बहुत ही कठोर लेकिन शानदार विकल्प के रूप में उभरा। ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो आनंद को किसी भी तरह का मानक मानने से साफ इनकार कर देती है। इसके बजाय इसका पूरा फोकस प्रकृति के अनुसार जीने और खुद के लिए 100% नैतिक जिम्मेदारी लेने पर होता है। जो लोग बिना कोई बहाना बनाए समाज की भलाई करना चाहते थे, उनके लिए एक बहुत ही मजबूत नैतिक आधार बन गया। अब जरा असल इतिहास की ओर मुड़ते हैं और रोमन साम्राज्य की उस पूर्ण सत्ता को देखते हैं। यहीं से एक बहुत ही चौंका देने वाला विरोधाभास हमारे सामने आता है। अपने दिमाग में एक ऐतिहासिक प्रयोग की कल्पना कीजिए। साल था 1661 ईस्वी, जब मार्कस ऑरेलियस रोमन साम्राज्य के सिंहासन पर बैठते हैं और 180 ईस्वी में 19 सालों के निरंकुश शासन के बाद उनका निधन होता है। सोचिए, उन 19 भीषण सालों तक उन्होंने पूरे भूमध्य सागरीय इलाके पर एक छत्र राज किया। लाखों लोगों के जीवन, मृत्यु और दुनिया की असीमित दौलत पर उनका पूरा और इकलौता अधिकार था। इतिहासकार लॉर्ड एक्टन का वो मशहूर कोट तो आपने जरूर सुना होगा, सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है। ये बात मार्कस ऑरेलियस को एकदम खास बनाती है। नैतिक सिद्धांतों की कसौटी पर वो शायद सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरे, क्योंकि वे इतिहास के उस नियम के एक बहुत ही दुर्लभ अपवाद हैं जो कहता है कि सत्ता इंसान के नैतिक चरित्र को बर्बाद कर ही देती है। और यहीं से एक बहुत ही गंभीर और सोचने वाला नैतिक सवाल खड़ा होता है। अगर किसी व्यक्ति के पास पूर्ण शक्ति आ जाए, बेहिसाब पैसा हो और उसे रोकने टोकने वाला कोई ना हो, तो वो खुद को बर्बाद होने से कैसे बचाएगा? इतनी असीमित वासना, दौलत और आज़ादी के बीच कोई इंसान खुद को नैतिक पतन से आखिर कैसे रोक सकता है? मार्कस ने इसका बहुत ही व्यावहारिक और ठोस जवाब अपने जीवन से दिया। इस जवाब को समझने के लिए चलिए एक बहुत ही पावरफुल दार्शनिक तुलना करते हैं। ये साबित करेगा कि कैसे ये दर्शन सामाजिक रुतबे से पूरी तरह आज़ाद होकर काम करता है। पता है, नीति शास्त्र की दुनिया की सबसे अच्छी बात क्या है? ये सबको एक समान धरातल पर ला खड़ा करती है। एक तरफ देखिए मार्कस ऑरेलियस को, रोम के सम्राट, पूरी दुनिया के सबसे शक्तिशाली शासक, और दूसरी तरफ है एपिक्टेटस, जो एक गुलाम के रूप में पैदा हुए और जिनका शरीर तक दूसरों के नियंत्रण में था। लेकिन एक गुलाम और एक सम्राट दोनों ही समान रूप से इस दर्शन को जी सकते हैं, क्योंकि एक अनुशासित और शांत आत्मा ही किसी भी इंसान की कीमत तय करने का असली और इकलौता पैमाना है। जैसा कि कहा गया है, एक महल में भी अच्छी तरह से जीना संभव है, मतलब आपके आसपास का माहौल असल में मायने नहीं रखता।
सच्ची आज़ादी बाहरी राजनीतिक या सामाजिक हालात से नहीं, बल्कि आपकी आंतरिक स्वायत्तता यानी खुद पर आपके नियंत्रण से आती है। चाहे कोई इंसान किसी अंधेरी कालकोठरी में कैद हो या फिर किसी आलीशान महल में रह रहा हो, उसका चरित्र पूरी तरह से उसके अपने हाथों में होता है। अब आते हैं नियंत्रण के विभाजन पर। ये कॉन्सेप्ट इसलिए बहुत दिलचस्प है क्योंकि आज के मॉडर्न वर्कप्लेस में, जहां हम रोज तनाव झेलते हैं, वहां इसका सीधा और बेहद प्रैक्टिकल इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे हम 4 आसान स्टेप्स में बांट सकते हैं। पहला, जो चीज तनाव दे रही है उसे पहचानें। दूसरा, तय करें कि क्या ये पूरी तरह से आपके आंतरिक नियंत्रण में है। तीसरा, अगर जवाब ना है तो उसे पूरी तटस्थता के साथ बस स्वीकार कर लें। और चौथा, अगर जवाब हाँ है तो फिर उसकी पूर्ण नैतिक जिम्मेदारी लें। अब मान लीजिए ऑफिस में कोई सहकर्मी आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है या आपको अचानक किसी अहम प्रोजेक्ट से हटा दिया गया है। एक कर्मचारी को तार्किक रूप से ये तय करना ही होगा कि वो क्या बदल सकता है और उसे क्या सिर्फ बर्दाश्त करना है। यकीन मानिए, ये छोटी सी प्रोसेस बड़े से बड़े स्ट्रेस को सुलझा सकती है। तो फिर हमारे कंट्रोल में क्या है और क्या नहीं? बाहरी और अनियंत्रित चीजों की लिस्ट में आते हैं मौसम, बीमारी, दूसरे लोगों का व्यवहार और समाज की संरचनाएं। जबकि आंतरिक और नियंत्रित चीजों में सिर्फ आपके व्यक्तिगत इरादे, आपके नैतिक चुनाव, आपका तर्कसंगत व्यवहार और आपकी अपनी इच्छा शक्ति आती है। आज के दौर में शॉर्टकट अपनाने का बहुत लालच होता है, चाहे टैक्स बचाना हो या ऑफिस में राजनीति करना। लेकिन सच्ची शांति तभी मिलती है जब हम अपना पूरा फोकस सिर्फ उस आंतरिक और नियंत्रित लिस्ट पर रखते हैं। अब थोड़ा मार्कस ऑरेलियस की पर्सनल लाइफ में झांकते हैं और नेतृत्व के अकेलेपन को समझते हैं। उनके जो निजी अप्रकाशित लेखन हैं, जिन्हें हम मेडिटेशंस कहते हैं, उनका लहजा बहुत ही गहरा और भावनात्मक है। वे अपनी डायरी में खुद से सवाल करते हुए लिखते हैं, क्या आप दुनिया के बुरे लोगों को सहन करते करते थक गए हैं? देवता नहीं थके हैं और उन्होंने ही तो उन्हें बनाया है। इन शब्दों में आप उस गहरी दार्शनिक उदासी को महसूस कर सकते हैं। ये दिखाता है कि स्वार्थी और चापलूस अधिकारियों के बीच घिरा हुआ एक बौद्धिक दिग्गज असल में कितना अकेला और थका हुआ महसूस करता था। वो एक और जगह लिखते हैं, जल्द ही आप सब कुछ भूल जाएंगे और जल्द ही सब कुछ आपको भूल जाएगा। ब्रह्मांड के सामने हमारी हैसियत कितनी छोटी है, इसका उन्हें स्पष्ट बोध था। लेकिन इस भयानक शून्यता और आंतरिक थकान के बावजूद मार्कस का मानना था कि जनता की सेवा करना एक लीडर का सबसे बड़ा फर्ज है। रोजमर्रा की कुंठाओं से निपटने के लिए वो इसी ब्रह्मांडीय नजरिए का इस्तेमाल करते थे। उनका एक बड़ा ही कमाल का सिद्धांत था, नुकसान के बदले भलाई करें, क्योंकि जो लोग गलत करते हैं वे दरअसल अपनी अज्ञानता के कारण ऐसा करते हैं। अपने भ्रष्ट और मतलबी अधीनस्थों को उन्होंने सूली पर चढ़ाने के बजाय उन्हें बर्दाश्त किया और सिखाने की कोशिश की। उनके लिए शासन करना सिर्फ राज करना नहीं था, बल्कि दूसरों के सामने एक नैतिक मॉडल पेश करना और खुद को क्रोध से दूर रखना था। खैर, अब हम अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण वैचारिक बिंदु पर आते हैं, स्टोइक दांव। ये वो तर्कसंगत बात है जो समझाती है कि बाहरी नतीजों की परवाह किए बिना सिर्फ अच्छे और नैतिक बने रहना ही हमारे लिए क्यों काफी है। इसे एक पास्कल के दांव की तरह समझिए। 2 ही ब्रह्मांडीय परिदृश्य हो सकते हैं। पहला, ब्रह्मांड सिर्फ शून्य में तैरते हुए परमाणु हैं, जहां कोई मतलब या नैतिक व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में क्या करें? आज जो सही है वो करें, क्योंकि आखिर में सब कुछ शून्य ही होना है, तो डरने की कोई बात नहीं। दूसरा परिदृश्य कि देवता मौजूद हैं और वे न्यायपूर्ण हैं। इस स्थिति में भी आज जो सही है वही करें, क्योंकि न्यायप्रिय देवता एक अनुशासित आत्मा को हमेशा इनाम देंगे। मतलब दोनों ही सूरतों में नैतिक मार्ग पर चलना ही इकलौता लॉजिकल रास्ता है। अमेरिकी दार्शनिक राल्फ वॉल्डो इमर्सन ने बिल्कुल सही पकड़ा है। वो कहते हैं, महानता ये एहसास है कि सद्गुण ही पर्याप्त है। एक प्रोफेसर के नजरिए से कहूं तो ये विचार आज के मॉडर्न सेल्फ केयर या आत्म देखभाल की उन सतही धारणाओं के बिल्कुल छिथड़े उड़ा देता है। आज हमें लगता है कि स्पा जाना या छुट्टियां मनाना सेल्फ केयर है, जबकि स्टोइसिज्म जिद करता है कि अपनी शुद्ध नैतिक जिम्मेदारी निभाना ही एक संतुष्ट और शानदार जीवन के लिए 100% काफी है। और यहीं से जन्म होता है सर्वदेशीय आदर्श यानी द कॉस्मोपॉलिटन आइडियल का। इसका मतलब है कि हम में से हर इंसान इस पूरे ब्रह्मांड का नागरिक है, जो लोगोस यानी ब्रह्मांड के एक सार्वभौमिक नियम से बंधा हुआ है।
जब हम इस तर्क संगत प्रकृति के साथ अपना तालमेल बिठा लेते हैं तो कोई भी व्यक्ति सही मायने में एक यूनिवर्सल नागरिक बन जाता है और बाहरी जीवन की उन छोटी छोटी चिंताओं से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाता है। तो आखिर में एक सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए। मार्कस ऑरेलियस का जीवन एक बहुत ही तीखा और सीधा सवाल छोड़ जाता है। अगर असीमित शक्ति और बेहिसाब आज़ादी वाला एक सम्राट खुद के लिए इतना कठोर नैतिक जीवन चुन सकता है, तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जूझने वाले हम और आप जैसे आधुनिक इंसानों के पास अपनी नैतिक कमजोरियों के लिए क्या बहाना बचता है? इसी विचारोत्तेजक और गहरे सवाल के साथ ज्ञानोवर्धन की इस वैचारिक और नैतिक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।